अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट टाइप पे आते हैं एरिल। एरिल इज फाउंड इन लीची। इट इज ए सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट विच डेवलप फ्रॉम दी बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब आप देखेंगे लीची के ओव्यूल के बेसल साइड से एक थर्ड इंटेग्यूमेंट डेवलप हो जाता है और ये अपर साइड में ग्रो करके एंटायर ओव्यूल को कवर कर लेता है। जब यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो थर्ड इंटेग्यूमेंट और ज़्यादा थिक हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। दिस थर्ड इंटेग्यूमेंट इज नोन एज एरिल। लीची के अंदर जो वाइट सा पोर्शन हम खाते हैं, जो फ्लैशी सा पार्ट आपको दिखाई देता है, जो सीड के अपर साइड में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? एरिल होता है। तो याद रहे, एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल। इट इज ए सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट। थर्ड इंटेग्यूमेंट थिक हो गया, फ्लैशी हो गया, एरिल कह दिया गया उसे। लीची में प्रेजेंट होता है, लीची का एडिबल पार्ट है। अब आते हैं हम कैरिंकल पे। कैरिंकल इज फाउंड इन कैस्टर। साइंटिफिक नेम ऑफ कैस्टर इज रिसिनस कम्युनिस। कैस्टर के ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर आउटर इंटेग्यूमेंट से एक थिक स्पंजी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। आउटर इंटेग्यूमेंट की सेल्स यहाँ पे एनलार्ज हो जाती हैं, प्रोलिफरेट हो जाती हैं, थिक स्पंजी स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। जब यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको थिक स्पंजी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्पंजी को स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? कैरिंकल बोलेंगे। याद रहे, दिस थिक स्पंजी स्ट्रक्चर इज नोन एज कैरिंकल। ये कैरिंकल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब मॉइस्चर या वाटर सीड के अंदर एंटर करेगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा। तो याद रहे, कैरिंकल हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ कैस्टर। ये शुगरी सब्सटेंस का बना होता है, इसमें शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर है तो एंड्स आती हैं, चींटियाँ आती हैं, कैरिंकल को खींचती हैं तो पूरे सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। तो एंड्स या चींटियाँ कैरिंकल की हेल्प से सीड का डिस्पर्सल कर देती हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड से विद द हेल्प ऑफ एंड्स इज नोन एज मेर्मिकोकॉरी। कॉरी सफिक्स यूज करते हैं हम सीड डिस्पर्सल के लिए। एंड्स एंड टर्माइट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेर्मिको। मेर्मिको कॉरी बात की जा रही है यहाँ पे। मेर्मिको मीन्स एंड से, कॉरी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ एंड्स इज नोन एज मेर्मिको कॉरी। इन कैस्टर सीड कैरिंकल इज प्रेजेंट, पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट। आपने पढ़ा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। न्यूसिलस का प्लॉइडी लेवल 2n, पेरिस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 2n। एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। कैस्टर का सीड डाइकोट एंजियोस्पर्म सीड है, ध्यान रहे। मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। यूजुअली डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कैस्टर का सीड एक ऐसा डाइकोट सीड है कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और आप आगे चल के पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन डेवलप होता है। तो अब इतना सा याद रखना है, कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है जो कि ट्रिप्लोइड होता है। पेरिस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 2n, एंडोस्पर्म प्लॉइडी लेवल 3n। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। ये डिप्लॉइड है और ये ट्रिप्लॉइड है, तो ये डिफर कर गया नहीं कर गया? तो याद रहे, पेरिस्पर्म डिप्लॉइड टिश्यू है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। तो कैस्टर का सीड पेरिस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक सीड है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, पेरिस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? नाउ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स on the basis of number of integuments. On the basis of number of integuments, ovules can be classified into three categories: unitegmic, bitegmic, and ategmic ovule. Ovule with single integument is known as unitegmic ovule. Uni means one. Ovule with single integument is known as unitegmic ovule. Ovule with two integuments are known as bitegmic ovules. Two integuments, bitegmic ovules. Ovules without integument are known as ategmic ovules. A means absent. Ovules without integument are known as ategmic ovule. Unitegmic ovules are found in gymnosperms and gamopetry, dicot. Bitegmic ovules are found in monocots एंड पॉलीपेटली डाइकोट्स। गेमोपेटलिन, पॉलीपेटली या डाइकोट्स ध्यान करेंगे। एटेग्मिक ओव्यूल्स आर फाउंड इन ऑलेक्स एंड सेंटेलम। सेंटेलम मीन्स चंदन, सेंटेलम एल्बम, सैंडल को, चंदन को कहा जाता है।
तीनों पॉइंट याद रखना है. uni means 1, bi means 2, a means absent. Ovule with single integument is known as unitegmic ovule. Ovule with two integuments is known as bitegmic ovule. Ovule without integument is known as ategmic ovule. Now, types of ovules on the basis of position of different parts. डिफरेंट पार्ट्स की पोजीशन के बेसिस पर ओव्यूल्स को 6 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. 2 टाइप आपके सामने हैं. सबसे पहले आते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल, चैलेंजा, हाइलम एंड फ्यूनिकल लाई इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस ओव्यूल इज ऑल्सो नॉन स्ट्रेट ओव्यूल. देयर इज नो कर्वेचर, कोई कर्वेचर नहीं है, कोई ट्रोपिज्म नहीं है, एट्रोपस ओव्यूल है. नो कर्वेचर, नो ट्रोपिज्म, एट्रोपस ओव्यूल. इट इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल. This type of ovules are found in gymnosperms and polygonum angiosperm. जिम्नोस्पर्म के अंदर तो है, से ध्यान रहे. इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर भी प्रेजेंट हैं. पॉलीगोनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म, ध्यान रहे. सेकेंड टाइप इज हेमिटोपस ओव्यूल. हेमिटोपस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज हेमी एनाटोपस ओव्यूल. हेमी मीन्स होता है हाफ. हेमीजाइगस कंडीशन, हाफ कंडीशन. हेमिस्फीयर, गोला काट दिया, हेमिस्फीयर बन गया, हाफ हो गया. तो जहां पर भी हेमी टर्म आती, हेमी मीन्स होता हाफ. ओव्यूल आधा मुड़ा है, हाफ मुड़ा है, तो बोलेंगे हेमिटोपस ओव्यूल है. इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल बॉडी ऑफ द ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल by 90 degree. We can say in this type of ovule, body of the ovule is present at right angle to the funicle. फ्यूनिकल के राइट एंगल पे ओव्यूल की बॉडी प्रेजेंट है. 90 डिग्री तक ओव्यूल बेंट हो चुका है. अब आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोपाइल चेलेज स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं है, इसके ध्यान रहे. दिस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल. हॉरिजॉन्टल ओव्यूल है, ध्यान करेंगे. दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन रेननकुलस एंड प्राइमुला. एंजियोस्पर्म्स हैं, रेननकुलस, प्राइमुला. कौन सा ओव्यूल है? हेमिटोपस ओव्यूल है. कितना कर्वेचर है? 90 डिग्री तक बेंट हो चुका है. 90 डिग्री. नो कर्वेचर, 0 डिग्री. नो कर्वेचर, 0 डिग्री, ध्यान रहे. 90 डिग्री. दोनों ओव्यूल क्लियर हैं. थर्ड वन इज एनाटोपस ओव्यूल. इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल बॉडी ऑफ द ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल बाय 180 डिग्री. वी कैन से दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज इन्वर्टेड ओव्यूल. यहाँ पे ओव्यूल का इन्वर्जन हुआ है, माइक्रोपाइल लोअर साइड में आ गया है. दिस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज रेसुपिनेट ओव्यूल. रेसुपिनेशन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, तो इस ओव्यूल को हम बोलेंगे रेसुपिनेट ओव्यूल है. इट इज मोस्ट कॉमन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, so it is also known as typical ovule of angiosperms. It is found in 80% families of angiosperms like Malvaceae, Solanaceae, Compositae and Cucurbitaceae. In this type of ovule, micropyle and hilum lie very close to each other. Fourth type is Sarcinotropous ovule. In this type of ovule, body of the ovule bent on funicle by 360 degree due to coiling of funicle. This ovule is also known as coiled ovule. This type of ovule is found in Cactaceae family. Opuntia is a member of Cactaceae family. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी कोइल हो गई है, माइक्रोपाइल अपर साइड में आ गया है. 0 डिग्री पर था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, 90 पे आया हेमिटोपस, 180 पे आया एनाटोपस, 360 पे आया सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल मीन्स कोल्ड ओव्यूल. नेक्स्ट वन इज एम्फिटोपस ओव्यूल. इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सेक बिकम्स होल शू शेप्ड. एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सेक बिकम्स होल शू शेप्ड. आंसर जाएगा एम्फिटोपस ओव्यूल. This type of ovule is found in Papaver somnifera, which is also known as Populus plant, and in Lemna. Next one is Campylotropous ovule. This ovule is also known as curved ovule. अब यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रियो से स्ट्रेट है, न्यूसिलस कर्व्ड, इंटेग्यूमेंट कर्व्ड, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कर्व्ड. So this ovule is known as curved ovule. This type of ovule is found in Crucifery family.
Capsula is a common example of crucifery family. Crucifery family is also known as Brassicaceae family. इसके अलावा लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर भी इस टाइप का ओव्यूल हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन पी के अंदर ओव्यूल होता है इन्वर्टेड। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। कॉइल्ड ओव्यूल इज सर्सिनोट्रोपस, कॉइल्ड है सर्सिनोट्रोपस। कर्व्ड ओव्यूल इज कैम्पाइलोट्रोपस। दोनों में एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूजिंग हैं, कॉइल्ड एंड कर्व्ड ओव्यूल। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं ओव्यूल डेवलपमेंट के बारे में। आप जानते हैं ओव्यूल का डेवलपमेंट इनसाइड दी ओवरी होता है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है और प्लेसेंटा पे ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेट ओव्यूल का डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे हमने कहा था पॉलीगोनम प्लांट के अंदर ओव्यूल का टाइप होता है स्ट्रेट ओव्यूल। पॉलीगोनम प्लांट में ओव्यूल डेवलपमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे स्ट्रेट ओव्यूल का डेवलपमेंट है तो अपर साइड में माइक्रोपाइल डेवलप होगा, लोअर साइड में चिलेजा डेवलप होगा। ध्यान रहे जब ओव्यूल डेवलप होता है तो इनिशियली ओव्यूल इज ए मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। शुरुआत में जो ओव्यूल है छोटे से पेपिला की फॉर्म में डेवलप होता है, राउंडेड या ओवल शेप में होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास है, शुरुआत में सारी सेल डिवीजन कर रही हैं साहब। आउटर साइड में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रही है। शुरुआत में जितनी भी सेल्स हैं सबका प्लोइडी लेवल सेम है, डिप्लॉइड सेल हैं, क्योंकि आप जानते हैं एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड, तो यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनेंगी ये सारी सेल डिप्लॉइड हैं। अभी जितनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यही सेल्स आगे चल के पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में यदि कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हुआ, पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन हुआ, और आप ये भी जानते हैं न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया सब यहाँ पे। इसलिए हम बोलते हैं कि ओव्यूल में शुरुआत में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन बाद में होता है, इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस की कोई सी भी एक सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में एनलार्ज हो जाती है। एनी सेल ऑफ द न्यूक्लियस, कोई सी भी सेल, पोजीशन क्या है, हाइपोडर्मल। एपिडर्मिस के नीचे वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल पोजीशन है। दिस सेल इज नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल। Archisporial cell divides by mitotic division to form upper small primary parietal cell and lower large primary sporogenous cell। इस सेल में डिवीजन हुआ साहब, कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस हुआ है। एक डिप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होता है तो आप जानते हैं दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। एक डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा है, दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ। अपर स्मॉल सेल को नाम दिया गया प्राइमरी पैराइटल सेल, लोअर लार्ज सेल को नाम दिया गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दिस सेल एक्ट्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल। इसी सेल में डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो इस सेल को मेगास्पोर मदर सेल भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रहे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोर मदर सेल बिकॉज दिस सेल एक्ट्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का प्लोइडी लेवल पूछा जाए तो आंसर जाएगा 2 एंड डिप्लॉइड है। यही सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रही है, डिवीजन करेगी, 4 मेगास्पोर फॉर्म करेगी। मेगास्पोर मदर सेल को आप देखिए किस एंड की तरफ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रहे मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, अच्छे से याद रखना है। अभी सेल क्या करेगी, नियर बाई सेल से में न्यूक्लियस से फूड को एब्जॉर्ब करेगी और फूड को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी, तो साइज में बड़ी सी सेल दिखाई देगी, रिमेनिंग सेल से डिस्टिंक्ट फॉर्म में हमें दिखाई देगी। फर्दर डेवलपमेंट हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया मेगास्पोर मदर सेल नियर बाई सेल से फूड को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। तो मेगास्पोर मदर सेल का साइज इंक्रीज हो गया साहब। आउटर साइड में यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस को शो कर रखा है। आप ये ना समझे न्यूक्लियस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, न्यूक्लियस मल्टी लेयर्ड फॉर्म में होता, ध्यान रहे। ये डायग्राम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम में, ध्यान रहे। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मियोसिस 2 स्टेप्स में पूरा होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले हुआ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ एक डिप्लॉइड सेल में। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप देखेंगे 2 हैप्लॉइड सेल्स का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। मेगास्पोडायड का फॉर्मेशन हो गया है। मेगास्पोडायड में मियोसिस सेकेंड हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ।
4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो चुके हैं। प्रोसेस को नाम दिया गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। से फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस मेगास्पोर टेट्राड इज linear tetrad. All 4 megaspores are arranged in a line. चारों मेगास्पोर एक लाइन में अरेंज है तो हम बोलेंगे ये लीनियर टेट्राड है। ध्यान करेंगे माइक्रोस्पोर के टेट्राड 5 डिफरेंट टाइप्स के थे। लीनियर, टी शेप, डेकुसे, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के 5 टाइप्स होते हैं। मेगास्पोर टेट्राड का एक ही टाइप होता है, ध्यान रहे, ओनली 1 टाइप का, दैट इज लीनियर टेट्राड। ध्यान रहे यहाँ पर एक बार मियोसिस हुआ है, मियोसिस 2 स्टेप में पूरा हुआ है। आप ये ना समझें कि 2 बार मियोसिस हो रहा है। मियोसिस एक ही बार हुआ है लेकिन 2 स्टेप में पूरा हुआ है। आपने ये भी पढ़ा होगा मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, दोनों मेगास्पोर हैप्लोइड बने हैं। मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन, 2 से 4 बने हैं, सेम प्लोइडी लेवल है, 2 हैप्लोइड मेगास्पोर से 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट। आप देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड के तरफ वाले तीनों मेगास्पोर डीजनरेट होना स्टार्ट हुए हैं। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज चेलेजल मेगास्पोर। चेलेजल एंड के तरफ वाला मेगास्पोर फंक्शनल है। ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फंक्शनल मेगास्पोर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी, आंसर जाएगा टुवर्ड्स दी चेलेजल एंड। मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। फंक्शनल मेगास्पोर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी चेलेजल एंड। उल्टा पुल्टा याद करना है। एमएमसी का पूछेगा किस एंड पर प्रेजेंट थी, माइक्रोपाइलर एंड पर। फंक्शनल मेगास्पोर किस एंड पर प्रेजेंट है, चेलेजल एंड पर प्रेजेंट है। उल्टा पुल्टा है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस हुआ साहब, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। अगेन माइटोसिस हुआ, 2 से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। अगेन माइटोसिस हुआ, 4 से 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। दीज माइटोसिस आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन चल रहा है बिकॉज न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं दीज माइटोसिस आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर टाइप के डिवीजन हो रहे साहब, यहाँ पे ध्यान रहे। अभी यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो रहा है। सेल वॉल का फॉर्मेशन लास्ट में जाके होगा, बाद में जाके होगा। अभी सेल वॉल का कोई फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो साहब फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, 1 न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। बोथ एंड पर 1 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। अगेन माइटोसिस हुआ, 2 से 4 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। बोथ एंड पर 2 न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं। अगेन माइटोसिस हुआ, 4 से 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। बोथ एंड पर 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। बोथ एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में मूव कर जाता है। 2 डिफरेंट पोल से ये मूव किए हैं तो बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं। अरेंजमेंट हो चुका है 3-2-3। ये अरेंजमेंट होने के बाद फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो याद रहे आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 6 न्यूक्लियाई आर कवर्ड बाय न्यू सेल वॉल। ये न्यू सेल वॉल है, आप देख रहे हैं 3 सेल्स तो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 3 सेल्स आपको अपोजिट साइड में दिखाई दे रही हैं। तो याद रहे आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 6 न्यूक्लियाई आर कवर्ड बाय न्यू सेल वॉल। एम्ब्रियो से एक फॉर्म हो चुका है साहब, देख रहे हैं आप। अपर एंड को हमने माइक्रोपाइलर एंड माना है तो अपर साइड में एक सेल को शो किया है। एक सेल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नोन एज मेगा गैमेट। मेगा गैमेट फॉर्म हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मीन्स क्या, मेगा गैमेट फॉर्म हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेट बना है, इट मीन्स एम्ब्रियोसेक बना है। तो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप।
एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के प्रोसेस को कह दिया जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। और ये जो एम्ब्रियोसेक डेवलप हुआ है ये सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर डिजनरेट, 4 में से 3 खत्म हो चुके साहब, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। 1 मेगास्पोर से यदि एम्ब्रियोसेक फॉर्म होगा तो इस टाइप का डेवलपमेंट को बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। मोनोस्पोरिक, मोनो मीन्स 1, स्पोर मीन्स मेगास्पोर। 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हुआ है तो इस टाइप के एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को कह दिया जाता है मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट इज फाउंड इन पॉलीगोनम प्लांट एंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म से। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर एक ही दिखाई देता है और मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होता है? चेलेजल होता है। किस एंड पर प्रेजेंट है? चेलेजल एंड की ओर प्रेजेंट है, ध्यान रहे। कैप्सुला के अंदर भी हमें मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये जो एम्ब्रियोसेक आप देख रहे हैं ये पॉलीगोनम प्लांट का एम्ब्रियोसेक है। ऐसा ही एम्ब्रियोसेक हमें कैप्सुला में दिखाई देता है एंड मोस्टली एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। तो याद रहे, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसेक। एमएमसी से एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस आने हमें यहाँ पे? आंसर जाएगा 1 मियोसिस। एक मियोसिस 2 स्टेप में पूरा हुआ, 1 मियोसिस एंड 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ, देख रहे हैं आप। 1 meiosis and 3 mitosis are required for the formation of embryosec from MMC. MMC से एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के लिए 1 meiosis रिक्वायर्ड होगा एंड 3 टाइम्स माइटोसिस रिक्वायर्ड होंगे। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। अब सब नॉन मोटाइल हैं तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसी कंडीशन में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए प्लांट को पॉलिनेशन करना पड़ेगा, तो जाके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच पाएगा। तो याद रहे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स माने जाते हैं। फर्स्ट टाइप पर आते हैं ऑटोगेमी। इस प्लांट को आप देखिए, इस प्लांट के अंदर सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। ऑल फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। दीज फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। अब सब सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, इनमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं। इसी फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी और सेल पॉलिनेशन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेम फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया, तो प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोगेमी है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज ऑटोगेमी। अब सब ऑटोगेमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ मेल एंड फीमेल पार्ट का सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। मेल एंड फीमेल पार्ट यदि सेम पोजीशन पे होंगे तो इजीली पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस समय पोलन रिलीज हो रहे हैं उस समय स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाने चाहिए। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी का होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स दोनों प्रोसेस का सेम टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है, तो जाके ऑटोगेमी या सेल पॉलिनेशन हो पाएगा। पता चला सा फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन अब स्टिग्मा इमेच्योर है, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाई है और पोलन रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेल पॉलिनेशन के कुछ चांसेस नहीं होंगे। पता चला स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है, मैच्योर हो गई है, लेकिन पोलन रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेल पॉलिनेशन के कुछ चांसेस नहीं हैं। सेल पॉलिनेशन के लिए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, दोनों प्रोसेस में सिंक्रोनी होना जरूरी है, दोनों प्रोसेस का सेम टाइम पर होना जरूरी है, तो जाके सेल पॉलिनेशन हो पाएगा, ध्यान रहे। सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं जिटेनोगेमी। अब सब इस प्लांट में देखें, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। हो सकता है ये सारे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हों, हो सकता है कुछ फ्लावर मेल हों, कुछ फ्लावर फीमेल हों। एक फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया।
प्रोसेस को बोलेंगे जीटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज जीटोनोगेमी। एक ही प्लांट के फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ लेकिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज जीटोनोगेमी। थर्ड प्रोसेस पे आते हैं जीनोगेमी पर। यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दोनों प्लांट मैंगो के प्लांट हों, दोनों प्लांट पर फ्लावर प्रेजेंट है साहब। एक प्लांट से पोलन रिलीज हुआ, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी। इट इज रियल क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। दो डिफरेंट प्लांट के बीच में प्रोसेस चल रहा है। बोथ प्लांट्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर, दोनों प्लांट जेनेटिकली सेम नहीं है, ध्यान करेंगे, तो साहब इसे रियल क्रॉस पॉलिनेशन माना जा रहा है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन को पहुंचता है तो ऑब्वियसली बात है पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पोलन पहुंचेगा। हनी बी के थ्रू पहुंचेगा, बटरफ्लाई के थ्रू पहुंचेगा, बर्ड के थ्रू पहुंचेगा, विंड के थ्रू पहुंचेगा, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर पहुंचेगा। और याद रहे जहाँ पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। तो साहब ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन है, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है एंड बोथ प्लांट्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर और पॉलिनेटिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसे रियल क्रॉस पॉलिनेशन या ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। ये एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन है जहाँ डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यदि हम जीटोनोगेमी की बात करें तो जीटोनोगेमी में एक ही प्लांट के सारे फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। एक ही प्लांट के बहुत सारे फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर आप देख रहे हैं, ये सारे फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू दी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इक्विवेलेंट है क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के बीच में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। पोलन विंड के थ्रू दूसरे फ्लावर में पहुंचा है, या बटरफ्लाई के थ्रू पहुंचा है, या हनी बी के थ्रू पहुंचा है। विंड हो, बटरफ्लाई हो, हनी बी हो, इन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट मानते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस टाइप के पॉलिनेशन को फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। हमने अभी कहा था जहाँ पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। तो जीटोनोगेमी को फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम कह सकते हैं जीटोनोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली और फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये ना तो कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है, ना ही कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है, तो इसे इंटरमीडिएट टाइप का पॉलिनेशन माना जाता है। तो याद रहे तीनों प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इन तीनों प्रोसेस में से दो प्रोसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। जीटोनोगेमी के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है एंड जीनोगेमी के अंदर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जीनोगेमी इज ऑल्सो नोन एज एलोगेमी, इसे एलोगेमी भी कह दिया जाता है। रियल क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कह दिया जाता है। यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज ऑटोगेमी। प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंथर बस्ट हुआ, वहीं पर पोलन रिलीज हो गए, सब वहीं गिर गए। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोगेमी है, ध्यान रहे। सेकेंड प्रोसेस जीटोनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज जीटोनोगेमी। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगेमी। अब दो प्लांट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट्स को। इन दोनों प्लांट्स में सारे फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बेसिस पर हमने यहाँ पर प्लांट्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आते हैं मोनोशियस प्लांट्स पर। आप इस प्लांट को देख रहे हैं, इस प्लांट में मेल फ्लावर भी हैं, फीमेल फ्लावर भी हैं।
मेल फ्लावर है तो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है तो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ध्यान रहा, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है। एक ही प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर बियर कर रहा है तो प्लांट को बोलेंगे मोनोशियस प्लांट है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट देन प्लांट इज सेड टू बी मोनोशियस है। तो सभी प्लांट मोनोशियस है। कोकोनट, कैस्टर, कोकोसबीट्स एंड मेज के अंदर प्लांट का टाइप होता है मोनोशियस। अब मुझे बताएं, क्या इस प्लांट में ऑटोगेमी पॉसिबल है? नो, ऑटोगेमी या सेल पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। फ्लावर यदि बाइसेक्सुअल होता तो ऑटोगेमी पॉसिबल होती, जैसे हमने कहा था यहाँ फ्लावर बाइसेक्सुअल है या ऑटोगेमी पॉसिबल हुई है। यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है या फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्या यहाँ पर जिटेनोगेमी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है साहब। मेल फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया, तो साहब यहाँ पे जिटेनोगेमी पॉसिबल है, ध्यान रहे। तो हम कह सकते हैं मोनोशियस प्लांट्स प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है लेकिन जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। याद रहे, एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हैं तो प्लांट को बोलेंगे मोनोशियस प्लांट है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टर्म हम फ्लावर में यूज करते हैं, प्लांट में नहीं बोलेंगे कि प्लांट बाइसेक्सुअल, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। प्लांट मोनोशियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ध्यान रहे। अब आते हैं हम डायोशियस प्लांट्स पर। अब आप देखेंगे इस प्लांट के अंदर ओनली मेल ही मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे ये मेल प्लांट है। इस प्लांट में देखेंगे सारे फ्लावर फीमेल फ्लावर्स हैं, एक भी फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, सारे फ्लावर फीमेल ही फीमेल हैं तो बोलेंगे फीमेल प्लांट है। मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे डेवलप हो रहे हैं तो प्लांट्स को बोलेंगे डायोशियस है। डाई मतलब दो प्लांट की बात की जा रही है यहाँ पे, ध्यान रहे। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स देन प्लांट्स आर सेड टू बी डायोशियस। पपाया, डेट पाम के अंदर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। अब आप मुझे बताएं, मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग हैं, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स हैं, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, तो क्या इसमें ऑटोगेमी पॉसिबल है? नो, ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। एक भी फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, ऑटोगेमी कोई पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ पर जिटेनोगेमी पॉसिबल है? जिटेनोगेमी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ओनली जिनोगेमी पॉसिबल है। मेल फ्लावर से पोलन रिलीज हुआ, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच गया साहब, ओनली जिनोगेमी पॉसिबल है। देख रहे हैं आप, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलन ट्रांसफर हो रहा है, जिनोगेमी पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं डायोशियस प्लांट्स प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी बट नॉट जिनोगेमी। तो डायोशियस प्लांट्स में ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, जिटेनोगेमी पॉसिबल नहीं है, ओनली जिनोगेमी पॉसिबल है, ध्यान रहे। अब आप मुझे बताएं, इन प्लांट्स में से किस प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, मेल प्लांट में या फीमेल प्लांट में? अरे ऑब्वियस सी बात है, फीमेल प्लांट है तो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है तो कार्पल है, कार्पल तो ओवरी है, ओवरी तो फ्रूट है, तो ओवरी कहाँ है? फीमेल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो जहाँ ओवरी होगी वहीं पर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रूट का फॉर्मेशन फीमेल प्लांट में होगा, ना कि मेल प्लांट में होगा। मेल प्लांट में ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रीवेंसेज फॉर सेल पॉलिनेशन के बारे में। प्लांट को सेल पॉलिनेशन कराना है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी। फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी है। इसे कह दिया जाता है मोनोक्लाइनी। पी के फ्लावर में हमें फ्लावर बाइसेक्सुअल दिखाई देते हैं तो पी में नेचुरली हमें सेल पॉलिनेशन देखने को मिलता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे साहब। मेल पार्ट कौन सा? वो स्टेमन, फीमेल पार्ट कौन सा? कार्पल है। तो सेल पॉलिनेशन के लिए मेल एंड फीमेल पार्ट का दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मोनोक्लाइनी के साथ में होमोगेमी का होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, पता चला पोलन तो पहले रिलीज हो चुके, स्टिग्मा मैच्योर है, तो कैसी कंडीशन में सेल पॉलिनेशन होगा? नो, ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ध्यान रहे। मेल एंड फीमेल पार्ट का सेम टाइम पर मैच्योर होना बहुत जरूरी है सेल पॉलिनेशन के लिए। जिस समय पोलन रिलीज हो रहे हैं उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाने चाहिए।
पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन है तो ही जाके सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो याद रहे पी के अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के साथ साथ जिस समय पोलन रिलीज हो रहे होते हैं उस समय स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाती है। स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्लिस्टोगेमी, वायोला ऑक्जुलिस एंड कॉमेलाइना जैसे प्लांट के अंदर हमें क्लिस्टोगेमी दिखाई देती है। अब क्लिस्टोगेमी क्या होता है इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। वायोला ऑक्जुलिस एंड कॉमेलाइना प्लांट के अंदर कुछ फ्लावर्स अंडरग्राउंड होते हैं। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं। दीज फ्लावर्स नेवर ओपन। ऐसे फ्लावर जो कभी भी अपनी लाइफ में ओपन नहीं होते हैं उन फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कह दिया जाता है। तो ये फ्लावर क्लिस्टोगेमस से अपनी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते हैं, बर्ड की फॉर्म में दिखाई देते हैं और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बर्ड की फॉर्म में है, अंदर ही एंथर बस्ट होता है, अंदर ही पोलन रिलीज होते हैं और अंदर स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यदि बर्ड की फॉर्म में फ्लावर प्रेजेंट होगा, क्लोज फॉर्म में यदि होगा तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा साहब। तो याद रहे जब भी क्लिस्टोगेमी होती है सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब मुझे बताएं क्या यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है कि कोई बर्ड आएगा, कोई बटरफ्लाई आएगी, पोलन लेके आएगी? नो, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ क्लिस्टोगेमी। पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड में भी कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। तो पक्की बात है क्लिस्टोगेमी के अंदर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान करेंगे। इट मीन्स क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज ऑटोगेमी शो करते हैं। इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज ऑटोगेमी शो करते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, ऑटोगेमी शो करते हैं मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर नहीं है तो भी पक्की बात है सीड का फॉर्मेशन तो होगा साहब। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रहे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर नहीं है, हनी बी नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है, विंड नहीं आ रही, तो भी ऐसी कंडीशन में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन भी होगा। तो पक्की बात है सीड बनेंगे, श्योरिटी सीड तो बनेंगे। तो हम कह सकते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो ये क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल एडवांटेज हुआ साहब कि पॉलिनेटर नहीं है, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो भी पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, दूसरे प्लांट के पोलन नहीं आएंगे तो वेरिएशन नहीं आएंगे, तो वेरिएशन नहीं आएंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। तो क्लिस्टोगेमी का डिसएडवांटेज भी है। तो हम कह सकते हैं क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। अभी हमने कहा इन तीनों प्लांट के अंदर कुछ फ्लावर अंडरग्राउंड होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। इन फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कह दिया जाता है। लेकिन तीनों प्लांट के अंदर कुछ फ्लावर एरियल भी होते हैं जो कि ओपन होते हैं। ऐसे फ्लावर जो एरियल हैं, जो ओपन हो जाएंगे, उन फ्लावर को चेस्मोगेमस फ्लावर्स कह दिया जाता है। और फ्लावर यदि एरियल है और बाइसेक्सुअल है, ओपन हो रहा है, तो दूसरे प्लांट के पोलन के आने के चांसेज भी होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। एरियल फ्लावर है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, ध्यान रहे। लेकिन यदि क्लिस्टोगेमस फ्लावर से तो ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा, ध्यान रहे। हमने यहाँ पे सिर्फ क्लिस्टोगेमी की बात करी है, यहाँ पे हमने चेस्मोगेमी के बारे में नहीं कहा कि सब जिन प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने में चेस्मोगेमी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं कहा हमने सिर्फ यह क्लिस्टोगेमी की बात करी है कि जिन प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराना है उनमें क्लिस्टोगेमी हो जाती है, ताकि श्योरिटी हो जाती है, बात पक्की हो जाती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बर्ड पॉलिनेशन। व्हीट एंड राइस में बर्ड कंडीशन में ही कई बार पॉलिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। और बर्ड कंडीशन में यदि पॉलिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बाद में बर्ड ओपन हो गई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉलिनेशन हो चुका है। तो याद रहे जिन प्लांट के अंदर पोलन वाइबिलिटी कम होती है उनमें यूजुअली हमें बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। व्हीट एंड राइस में पोलन वाइबिलिटी ओनली 30 मिनट से ध्यान करेंगे
तो बड कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है, उसके बाद बड ओपन हो जाती है, पॉलिनेशन हो चुका है। कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ या ग्रोथ? सेल पॉलिनेशन होगा। क्लिस्टोगेमी एंड बड पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? ये बड बाद में ओपन हो सकती है, लेकिन यहां पर जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं, ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं। यहां तक पूरे पॉइंट क्लियर हैं? और चारों कंडीशन में क्या हो रहा है? सेल पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान रहे।